तो आप लिखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन या एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। अरे एक ही बात है भाई, हैं? तुम यार ऐसे बिहेव करते हो जैसे वो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। बस बातें नहीं बनाओ, बैठ के शांति से बैठ जाओ। आगे आ जा, लड़की गिर जाएगी नहीं तो। आगे बैठ जाओ, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। उनमें से मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बता देता हूं थोड़ा सा ओरली ऐसे ही। पहला एग्जाम्पल ये है कि जो रेन की ड्रॉप होती है ना, वो स्पेरिकल होती है साइज में ड्यू टू सरफेस टेंशन। जितने भी लुब्रिकेंट्स और पेंट्स बनाए जाते हैं उनकी सरफेस टेंशन को कम रखा जाता है जिससे कि वो फैल जाए आराम से। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनकी भी सरफेस टेंशन को कम रखा जाता है, ठीक है। ऑयल ग्रीस वगैरह होते हैं उनकी भी सरफेस टेंशन को कम रखा जाता है। ग्रीस वगैरह होती है ना, ऑयल जो होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग मशीनरी के अंदर, उनकी सरफेस टेंशन भी हम कम रखते हैं जिससे कि वो मशीन के पार्ट्स पर पूरी तरीके से फैल जाए, ठीक है। और ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए ऑयल की जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं कोल्ड वाटर के ऊपर। तो ये 2-4 एग्जाम्पल है हमारे पास में, लिख लेते हैं फिर अपनी नई कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखो पहला एग्जाम्पल अपनी कॉपी के अंदर। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन साइज। रेन ड्रॉप्स जी सर। सर एक ही बात है, लिख लो, ठीक है। वो एग्जाम्पल में पॉइंट बनाकर लिख लो, पहला पॉइंट बनाकर लिखो, ठीक है। ये बायोलॉजी वालों की बुद्धि थोड़ा ज़्यादा तेज चलती है इन लोगों की। लिखो, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन साइज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन साइज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। नंबर टू आप लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन ऑफ ऑल lubricants, oils and paints. Surface tension of all lubricants and paints is kept low. Oils and paints is kept low so that they spread over a large area. Over a large area. Next, oil drops spread on cold water. Oil drops spread on cold water because surface tension of oil drops is smaller than surface tension of cold water. Smaller than surface tension of cold water. Done. एक और लिख दो, the antiseptics have very low value of surface tension. The antiseptics have very low value of surface tension लिख दिया बच्चों। The low value of surface tension prevents the formation of The low value of surface tension prevents
द formation of drops that may otherwise block the entrance to skin, that may otherwise block the entrance to skin or a wound, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ड्यू टू लो सरफेस टेंशन एंटीसेप्टिक्स स्प्रेड प्रॉपरली ओवर वाउंड, देखो यार, ये तो थी हमारी कल की बात। आज की बात सही मायने में बड़ी आसान है, थोड़ा ध्यान से देखकर चलिएगा, ठीक है। शुरू करूं आज का टॉपिक। बस अब बात मत करना जब तक मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन ना कर दूं आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन की कहानी निकलकर कहाँ से आई है, इसे एक साइंटिस्ट ने अपनी पूरी मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ पर एक्सप्लेन किया है। और पूरी मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन दी गई है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकती है। कुछ पॉइंट्स बनाकर समझाई गई है, आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आइए जानते हैं कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने कंटेनर लिया बच्चों, ऐसे कंटेनर यहां तक लिक्विड से भरा हुआ है, कुछ ऐसे। अच्छा, अगर यहां तक लिक्विड से भरा हुआ है तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है। जो भी लिक्विड इसके अंदर रहा होगा, मान लेते हैं कि वाटर है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है बेटा हमारे पास में, ठीक। एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने यहां ले लिया है और एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने यहां ले लिया है। इस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दिया है ए, इस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दिया है बी, और एक मॉलिक्यूल मैंने इनमें से पकड़ लिया है, उस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दिया है सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा, ये पूरा यहां तक पानी से भरा हुआ है। अब थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज का यूज करना। अब मॉलिक्यूल ए के बारे में मुझे बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल ए वाटर से बना है तो इसका जो पड़ोसी मॉलिक्यूल होगा ये भी क्या होगा? अरे यहां तक अगर पानी भरा हुआ है तो पक्का यहाँ पूरे हिस्से में वाटर ही वाटर है। अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल भी काहे का होगा? वाटर का होगा। ये मॉलिक्यूल भी काहे का होगा? वाटर का होगा। ये मॉलिक्यूल भी काहे का होगा? वाटर का होगा। और ये मॉलिक्यूल भी काहे का होगा बेटा? ये मॉलिक्यूल भी हमारा वाटर का होगा। बोलिए, समझ आया नहीं आया? अब क्या होगा सुनिए ध्यान से। ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करेंगे, कोहेसिव फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं। इनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स काम करेगा, इनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स काम करेगा, और इनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स काम करेगा। देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। यानी ये जो बीच में मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं। बताओ ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा? और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए मॉलिक्यूल है, इस ए मॉलिक्यूल पर काम करने वाला जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल है। इधर भी फोर्स काम करेगा, इधर भी फोर्स काम करेगा, ऊपर भी फोर्स काम करेगा, नीचे भी फोर्स काम करेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0। अगर इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 काम करेगा, इसका मतलब यह है कि इस मॉलिक्यूल पर किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है और इस मॉलिक्यूल पर काम करने वाला नेट फोर्स 0 है। समझ आ गई बात? अब आते हैं मॉलिक्यूल बी पर। ये मॉलिक्यूल बी भी वाटर के सरफेस के अंदर है बच्चों, ये मॉलिक्यूल बी भी वाटर के सरफेस के अंदर है। तो इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल भी वाटर होगा, ये भी वाटर होगा, ये भी वाटर होगा और ये भी वाटर होगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में यहाँ पर, एक अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में यहाँ पर, एक अट्रैक्शन यहाँ काम करेगा, एक अट्रैक्शन यहाँ काम करेगा। बोलो करेगा या नहीं करेगा?
तो इस मॉलिक्यूल का नाम है बी, यानी बी मॉलिक्यूल पर भी एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक ऊपर काम कर रहा है, एक नीचे काम कर रहा है। बताओ इस मॉलिक्यूल यानी बी मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा? इस पर भी नेट फोर्स 0 काम कर रहा होगा। मॉलिक्यूल ए पर भी काम करने वाला नेट फोर्स 0 है, मॉलिक्यूल बी पर भी काम करने वाला नेट फोर्स क्या है? अब आ जाते हैं हम सी वाले मॉलिक्यूल पर। ये काम की बात है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सी मॉलिक्यूल पर बेटा पहुंचता हूं तो आप ये देखो कि यहां वाटर का सरफेस ना खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर यहां वाटर का सरफेस खत्म हो रहा है तो नीचे ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये भी कहां के होंगे? बताओ वाटर के होंगे या नहीं होंगे? लेकिन यहां ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे ये वाटर के नहीं होंगे। यहां क्या है? एयर। क्या है? ये आपके एयर के मॉलिक्यूल रहेंगे। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? यानी एक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ ऐसे, एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ काम करेगा ऐसे, और एक फोर्स हमारा ऐसे नीचे की तरफ काम करेगा। एक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ। जो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा यह है एयर का मॉलिक्यूल, यह है वाटर का मॉलिक्यूल, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर वाटर के बीच में जो काम करेगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। समझ आ रही है बात? कुल मिलाकर हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है, ऊपर की तरफ जो एडहेसिव काम कर रहा है वो कम काम करेगा, नीचे की तरफ जो कोहेसिव काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा। यानी कुल मिलाकर इन सारे मॉलिक्यूल पर रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ। इन सभी मॉलिक्यूल्स पर एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ काम करने वाला एडहेसिव कम है यहां पर और नीचे की तरफ काम करने वाला कोहेसिव ज्यादा है। इसीलिए ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? जब सारे के सारे मॉलिक्यूल पर रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है नीचे, तो इन सारे मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे कमजोर होंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी। उनकी एनर्जी कम होने की वजह से वो सरफेस को छोड़कर नीचे डिप कर जाएंगे। कहां डिप कर जाएंगे? जब रिजल्टेंट फोर्स काम ही नीचे कर रहा है उन मॉलिक्यूल के ऊपर, और जिनकी एनर्जी कम होगी वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर नीचे चले जाएंगे। यानी जो कमजोर मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी कम है वो ऐसे सरफेस को छोड़कर नीचे चले गए। देखो बीच बीच में मैंने जगह खाली दे दी है, नहीं दे दी है? बीच बीच में जगह खाली दे दी है या नहीं दे दी है? यहां जो मॉलिक्यूल है वो कहां गया? वो नीचे चला गया। यहां जो मॉलिक्यूल था वो कहां गया? नीचे चला गया। यहां जो मॉलिक्यूल था वो कहां गया? वो भी नीचे गया। यहां जो मॉलिक्यूल था वो कहां गया? नीचे। अब सवाल उठता है कि साहब ये क्यों नहीं गए नीचे? क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी उस अट्रैक्शन से ज्यादा है। इनकी जो एनर्जी है उस अट्रैक्शन से क्या है? ज्यादा है। इसीलिए ये नीचे नहीं गए, अपने सरफेस के ऊपर ही टिके रह गए। समझ आ रही है बात? अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और कुछ देर के बाद में ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे आकर, एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे आकर। अभी तो इनके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल में आपस में भी तो अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? और आपस में अट्रैक्शन काम करने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाएंगे, और ऐसे मिलने से ऊपर का जो सरफेस है ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। जैसे कि ऊपर का सरफेस पानी है ही नहीं, मॉलिक्यूल ने जुड़ के ऊपर का सरफेस पूरी तरीके से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बना दिया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। समझ में आ रही बात? तो लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन का, और इसी थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है समझने के लिए। पहला पॉइंट क्या है? हम सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं जो वाटर के सरफेस के अंदर है, जो वाटर का अपर सरफेस है ना, ओपन वाला सरफेस है, उसके अंदर है। बताओ ये वाला मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस के अंदर है या नहीं है? यस और नो? क्या
इस मॉलिक्यूल पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। इसीलिए यहां की सरफेस टेंशन भी 0 होगी। यानी सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लिक्विड के अंदर चले जाओगे तो वहां सरफेस टेंशन 0 होती है हमेशा। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर होती है, लिक्विड के अंदर नहीं होती है, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है। क्या पहला पॉइंट सभी लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है? ये मॉलिक्यूल बताइए कहाँ है? हिमांशु, ये मॉलिक्यूल कहाँ है बेटा? पानी के सरफेस के अंदर है। इस पर कितना काम करेगा नेट फोर्स? उधर कुछ दिखता है क्या? हो सकता है कि मेरा रिफ्लेक्शन वहां दिखता हो और सीधा ना देख के उधर देखने में बड़ा मजा आता हो। ऐसा ही है? यहां देख भाई, ऐसा मत कर। इस मॉलिक्यूल पर काम करने वाला नेट फोर्स भी क्या होगा? देखो, क्लास के अंदर हर तरीके का बच्चा बैठा है। मैं अगर रिपीट कर रहा हूं ना बार बार चीजों को, तो रिपीट मैं आपको बोर करने के लिए नहीं कर रहा हूं। यहां पर एक बच्चा ऐसा है जो एक बार में ही बात को पकड़ लेता है, एक बच्चा ऐसा है जिसे 5 बार में जाकर बात समझ में आती है। तो एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर बच्चे के लिए है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी है और एक ऐसे बच्चे के लिए भी है जिसे 5 बार में बात समझ में आती है। तो हमें क्लास के अंदर पूरा इक्विलिब्रियम सेट करके चलना है बेटा, ठीक है? तो सुना करो उस बात को ध्यान से। अगर 5 बार दोहराई जा रही है ना वो बात, तो 5 बार सुनने से कम आपको क्लास में ही याद हो जाएगी वो बात, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर काम करने वाला भी नेट फोर्स कितना है? 0। यानी सरफेस टेंशन लिक्विड के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं है, लिक्विड के सिर्फ बाहर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर मौजूद है, कहां मौजूद है? सरफेस। जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर मौजूद है, उन मॉलिक्यूल पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक फोर्स कहां काम कर रहा है? ऊपर। और एक कहां काम कर रहा है? ऊपर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या है? एडहेसिव फोर्स। ये एयर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। बताओ दोनों डिफरेंट है या नहीं है? इसीलिए एडहेसिव हो गया। और वाटर के बीच में कोहेसिव हो गया। हम जानते हैं कि यहां पर कोहेसिव ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एडहेसिव के कंपैरिजन में। इसीलिए मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। सभी मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कहां काम करेगा? नीचे। अगर सारे मॉलिक्यूल एक जैसी एनर्जी के होते तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ही सरफेस को छोड़कर कहां चले जाते? लेकिन सारे मॉलिक्यूल एक जैसी एनर्जी के नहीं है। कोई मॉलिक्यूल कम एनर्जी का है, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी का है, कोई कम का है, कोई ज्यादा का है। जो कमजोर एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं उन पर फोर्स नीचे काम करने की वजह से वो यहां से नीचे डिप कर गए और बीच बीच में से जगह खाली हो गई। बताओ खाली हो गई या नहीं हो गई? जब बीच बीच में से जगह खाली हो गई तो बताओ ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? और अट्रैक्ट करके ऐसी सिचुएशन बना लेंगे। तो मॉलिक्यूल के पास आकर ऐसी सिचुएशन बनाने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या नाम देते हैं? सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन हम लोगों ने समझी है मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ पर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक टर्म और आता है बच्चों इसके अंदर, उस टर्म का नाम है सरफेस एनर्जी। हमें जानना है कि सरफेस एनर्जी क्या है। अगर मैं क्या करूं कि यहां पहुंचने के बाद मैं लिक्विड को हल्का सा गर्म करूं, मैं इसे हीट प्रोवाइड कराऊं, इसका टेम्परेचर राइज करूं। टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करने से इन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी और जैसे ही इन्हें एनर्जी मिलेगी ये दोबारा से वैसा ही बनना चाहेंगे जैसा कि ये पहले थे। यानी हम तो इसे यहां से यहां लेकर गए हैं या नहीं गए हैं? एनर्जी मिलने के बाद तुरंत ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं इन मॉलिक्यूल को हीट करूं, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज करूं, तो ये यहां से दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जैसे मैंने इसे यहां से यहां पहुंचाया था। समझ आ रही बात? तो डेफिनेशन ये आती है, एनर्जी का वो अमाउंट जो आप लिक्विड को दें और उस एनर्जी के अमाउंट को लेकर लिक्विड दोबारा से रीस्टोर हो जाए। रीस्टोर का मतलब क्या है? दोबारा अपनी उसी कंडीशन में पहुंच जाए जहां वो पहले था। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इस एनर्जी को हम नाम देते हैं सरफेस एनर्जी। ये एनर्जी हमारी सरफेस एनर्जी कहलाती है बच्चों, ठीक है? यानी मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल नीचे गए थे वो दोबारा से कहां लौट कर आ गए? दोबारा से सरफेस पर लौट कर आ गए और ये कंडीशन हमारी यहां से ऐसी बन गई। वही एनर्जी हमारी सरफेस एनर्जी कहलाएगी, ठीक है? सो मॉलिक्यूलर थ्योरी हो गई है सरफेस टेंशन की, सरफेस एनर्जी हमने आपको बता दी है।
अब समय आ गया है लिखने का, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, हेडिंग डाल दीजिए सरफेस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। पॉइंट बनाकर लिखेंगे बेटा इसके अंदर। नंबर 1 है मॉलिक्यूल ए इज वेल विद इन द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए इज वेल विद इन द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए is well within the liquid, so it is attracted equally in all directions. So it is attracted equally in all directions. Hence the net force on this molecule is 0. Hence the net force on this molecule is 0. Hence the net force on this molecule is 0, and it moves freely, and it moves freely inside the liquid, and it moves freely inside the liquid. It moves freely inside the liquid. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, मॉलिक्यूल बी इज लिटिल बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मॉलिक्यूल बी इज लिटिल बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, and it is also attracted and it is also attracted equally in all directions, and it is also attracted equally in all directions. Hence the resultant force, hence the resultant force act on it is also 0. Act on it is also 0. थर्ड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल C is just on the surface of the liquid. Molecule C is just on the free surface of the liquid. On the free surface of the liquid. The upper half of molecule C, the upper half of molecule C experiences weak adhesive force, weak adhesive force, and lower part of the molecule C, and lower part of the molecule C, and lower part of the molecule C experiences strong cohesive force in downward direction. In downward direction. So net force experienced by the molecule C, so net force experienced by the molecule C in downward direction. In downward, net force experienced by the molecule C in downward direction. ये तो बात हो गई तीनों पॉइंट की, पॉइंट ए की, पॉइंट बी की, पॉइंट सी की।
लेकिन इन 3 पॉइंट की बात करने से हमारा सरफेस टेंशन का मसला हल नहीं होता, उसके लिए हमें एक अलग से कंक्लूजन पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लाइन छोड़कर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। एज ऑल द मॉलिक्यूल इन फ्री सरफेस, as all the molecule in free surface experience a net downward force hence minimum number of molecules tends to remain in surface film. Minimum number of molecule tends to remain in surface film. Therefore, free surface of the liquid behaves like a stretch elastic membrane. ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई बेटा हमारे पास में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन की। बोलिए समझ आ गई क्या बात आप लोगों को? क्लियर हो गई ना बात? अब ये छोटा सा डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पहुंच जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, हो गया? ठीक है, अब सरफेस टेंशन में बहुत छोटा सा काम हमारा बचा है। मेनली काम तो यही था जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सरफेस टेंशन क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। अब वो चीज़ें हमारे पास में बची हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 कंडीशन है बेटा हमारे पास में फ्री सरफेस।
सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूमेरिकली 1 मार्क्स में हमसे ये देखने के लिए किसी भी लिक्विड फिल्म के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर फ्री सरफेस कितने होंगे। फ्री सरफेस निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है। ये देखिए कि कितने एडहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं, कितने एडहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं। जितने एडहेसिव फोर्स काम करेंगे उतने ही फ्री सरफेस होंगे। जैसे अगर आपके पास में एक लिक्विड की ड्रॉप है बच्चों, मान लेते हैं कि मेरे पास में ये लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप के अंदर पूरा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे अंदर तक, ये पूरे हिस्से में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। सरफेस में भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा और बाहर होगा एयर का मॉलिक्यूल। लिक्विड की ड्रॉप है मेरे पास में, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एयर का मॉलिक्यूल है, बाहर पूरे में एयर है, पूरे में एयर है। अब बताओ कितने एडहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं? सिर्फ एक, इसके अलावा तो नहीं कहीं काम कर रहा है। कभी कहो कि सर यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी एयर होगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे एक में ही काउंट किया जाएगा। समझ आ रही है ये बात? एक ही फ्री सरफेस है ना, और वो फ्री सरफेस है हमारे पास में यहाँ पर, तो इसके अंदर हम मानेंगे कि साहब एक फ्री सरफेस है हमारे पास में। ठीक है, यह बेटा हमारे पास में ड्रॉप। नंबर 2 पर है हमारे पास में बबल। बबल के अंदर क्या है? बबल की जो फिल्म होती है, अंदर भी बबल के अंदर एयर होती है बच्चों। बबल के अंदर क्या होगी बच्चों? एयर, ये एयर है यहां पर, और बबल के बाहर भी क्या है? एयर। चलिए बताइए कि कितने एडहेसिव फोर्स काम करेंगे। मेरे हिसाब से 2 पेयर बनेंगे, एक तो इनके बीच में बन गया यहां पर, अंदर वाली एयर और सरफेस वाला वाटर, एक बन गया। अरे एडहेसिव फोर्स कहाँ काम करता है ये भी पता है? या भूल गए, सब दिमाग से निकल गया? डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव काम करेगा। ये एयर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ एडहेसिव काम करेगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये एयर का मॉलिक्यूल, एक एडहेसिव यहाँ काम करेगा। तो यहाँ हो गए हैं हमारे पास में 2 फ्री सरफेस। कितने फ्री सरफेस हो गए हैं? एक अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। समझ आ रही बात? जहां एक फ्री सरफेस होता है बच्चों, वहां हम न्यूमेरिकल करते समय सिंगल सरफेस टेंशन लेते हैं T, और जहां 2 फ्री सरफेस होता है वहां न्यूमेरिकल करते समय हम 2 फ्री सरफेस लेते हैं, यानी डबल टेंशन लेते हैं 2T। ध्यान देने वाली बात है, गौर से सुनना। जहां सिंगल सरफेस होगा वहां एक सरफेस टेंशन ली जाएगी T, और जहां 2 फ्री सरफेस होंगे वहां डबल टेंशन ली जाएगी 2T। कैसे? ध्यान से सुनिए जरा। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास में आई है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप हमारे पास में स्टार्टिंग में कुछ नहीं है बेटा, और हमने यहां से एक लिक्विड की ड्रॉप को बना दिया, और लिक्विड की जो ड्रॉप की रेडियस है हमारे पास में वो है r। ठीक, आपको बताना है कि एक लिक्विड की ड्रॉप बनाने में हमने कितना वर्क किया है, वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो इस चैप्टर में वर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, T यानी सरफेस टेंशन एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। डेल्टा A का मतलब है चेंज इन एरिया। चलिए मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में यानी इनिशियल कंडीशन में, ये इनिशियल कंडीशन है, कुछ है आपके पास में? कुछ नहीं है। अगर शुरुआत में हमारे पास में कुछ नहीं है तो इनिशियल एरिया कितना हो गया? 0। बाद में हमने बना दी है एक ड्रॉप। ड्रॉप एक गोले की तरह बिहेव करती है, स्पेयर की तरह, जिसकी रेडियस है r। तो इसका फाइनल एरिया हो गया हमारे पास में 4 पाई r²। सर्किल मत कहना इसे, सर्किल नहीं है ये, स्पेयर है, 3D है, ड्रॉप है ये। समझ आ रही बात? रेडियस r है तो स्पेयर का एरिया होता है 4 पाई r²। फाइनल एरिया हो गया इतना, इनिशियल एरिया हो गया इतना, सरफेस टेंशन T। मैंने अभी आपको बताया कि जब ड्रॉप का केस होगा तो ड्रॉप के केस में सिर्फ एक फ्री सरफेस होगा बच्चों। कितने फ्री सरफेस होंगे? सिर्फ एक फ्री सरफेस, और एक फ्री सरफेस में आपको सरफेस टेंशन सिर्फ एक लेनी है T। 2 फ्री सरफेस होंगे तो 2T, 3 फ्री सरफेस होंगे तो 3T, 4 फ्री सरफेस होंगे तो 4T। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? यहां आ गया T। चेंज इन एरिया को हम लिखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो वर्क इज इक्वल टू T। आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनल एरिया कितना है?
4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया कितना है 0। सो वर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास में T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक लिक्विड की ड्रॉप बनाने में हमें इतना वर्क लगेगा बच्चों, इतनी एनर्जी लगेगी अगर हमें एक लिक्विड की ड्रॉप बनानी है तो। ये तो हो गई लिक्विड की सरफेस टेंशन जो आपको गिवन मिलेगी, और R हो गई है उस लिक्विड की ड्रॉप की रेडियस। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 कंडीशन बेटा हमारे पास में आई है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बबल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास में कोई बबल नहीं है, हमने कुछ देर के बाद में बना दिया है एक बबल, और इस बबल की रेडियस है कैपिटल R। अगर शुरुआत में हमारे पास में कोई बबल नहीं है तो एरिया कितना होगा, और बाद में हमने बबल बना दिया है तो बताओ फाइनल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा। वो बबल बनाते हो ना फूंक मार के, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है। शुरुआत में कोई बबल नहीं है आपके पास में, एरिया 0 हो गया, फाइनल एरिया आपके पास में इतना हो गया। अब नीट लेवल तक की अगर हम बात करें, नीट मेंस बोर्ड लेवल तक की अगर हम बात करें, एडवांस में जाकर कंडीशन बदल जाती है। नीट में, मेंस में, बोर्ड में, यानी आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यहीं तक आता है कि ड्रॉप बबल ड्रॉप बबल ड्रॉप बबल, इससे ऊपर बात नहीं जाती। ड्रॉप के अंदर सिर्फ एक फ्री सरफेस होगा और बबल के अंदर 2 फ्री सरफेस होंगे, यानी आपको सरफेस टेंशन की जगह T नहीं लेना है, 2T लेना है। कितना लेना है 2T। अब बताइए बबल बनाने में हमें कितना वर्क खर्च करना पड़ेगा बच्चों। वर्क इज इक्वल टू, अरे बबल है, एक फ्री सरफेस बाहर वाला है, एक ये अंदर वाला है, कितनी टेंशन ली जाएगी 2T, और डेल्टा ए की जगह क्या रखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया। इसके बाद बताइए वर्क इज इक्वल टू 2T, फाइनल एरिया कितना हो गया माइनस इनिशियल एरिया। सो वर्क इज इक्वल टू 8T, 2 इंटू 4 8T पाई आर स्क्वायर। लो भैया, एक बबल को बनाने में इतना वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर एक ड्रॉप को बनाना है तो पीछे बताया कितना वर्क करना पड़ेगा, बबल बनाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, मैं नोट्स पॉइंट बताऊंगा आपको कुछ। बेटा मेरे पास में ये ड्रॉप है, एक ड्रॉप की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। हमने इस ड्रॉप को बड़ा कर दिया है ऐसे, ड्रॉप की नई रेडियस हो गई है कैपिटल R। आपने नाम सुना ड्रॉप, जैसे ड्रॉप सुनोगे झट से दिमाग में आ जाना चाहिए कितनी सरफेस टेंशन यूज करनी है, T या 2T। T यूज करनी है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि छोटी ड्रॉप को बड़ा ड्रॉप बनाने में कितना वर्क आपने किया होगा। सो वर्क इज इक्वल टू T। डन, एनी प्रॉब्लम? ओके, फाइनल एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई फाइनल एरिया तो हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो वर्क इज इक्वल टू 4 पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद की कंडीशन देखिए, हमारे पास में एक बहुत बड़ी ड्रॉप है भाई। ऐसे सवाल आपने 10th क्लास में भी खूब दबा के किए होंगे, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, ये इसका सेंटर है। हमने इस बहुत बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में स्प्लिट कर दिया है, छोटी छोटी एंड ड्रॉप्स में हमने इसे ब्रेक कर दिया है। एक छोटी ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल r। दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, एक बड़ी ड्रॉप है आपके पास में, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी है? इसी बड़ी ड्रॉप को छोटी 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 एंड ड्रॉप्स में तोड़ दिया हम लोगों ने, तोड़ दिया एंड ड्रॉप में। पहले तो जब ये सवाल में लिखा है ड्रॉप, आप समझ गए एकदम से। ड्रॉप का मतलब कितनी सरफेस टेंशन है? T। अगर बबल होता तो कितनी होती? 2T। ड्रॉप है तो T होगा, सिंगल सरफेस टेंशन होगी क्योंकि सिंगल सरफेस होगा। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला बनेगा आपके पास में T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। किसी बालक को कोई परेशानी हो तो जल्दी से बता दो अभी मुझे। नहीं है? पक्की बात?
चलिए यासिर बताओ फाइनल एरिया कितना होगा? कौन सा आर? बड़ा आर छोटा आर? फाइनल कौन सी कंडीशन है? ये फाइनल है? नहीं सर, ये वाली। ये वाली एक बार फिक्स कर ले कौन सी है। ये है, पता एरिया कितना होगा? साइलेंस। 4 पाई स्मॉल आर। बस ये तो तू एक ड्रॉप का बता रहा है एरिया, नंबर ऑफ ड्रॉप एन ही तो है भाई। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो एक ड्रॉप का होगा। एक बड़ी ड्रॉप को एक ड्रॉप में थोड़ी तोड़ा है, कितने ड्रॉप में ब्रेक किया है हम लोगों ने? तो एन से क्या कर देंगे? एन से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया भाई? एक ड्रॉप का एरिया हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है आपके पास में? एन। ये हो गया फाइनल एरिया। यस और नो? एनी डाउट? इनिशियल एरिया त्यागी जी बताएंगे इनिशियल एरिया कितना होगा? कोई और है त्यागी क्लास में? इनिशियल का मतलब बता दे तो चल, बस फिजिक्स छोड़। इनिशियल का मतलब बता क्या है? जहां से कहां से शुरू हुई ये कहानी? पहले ड्रॉप बड़ी थी या छोटी थी? बड़ी थी, फिर छोटी में छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूट गई। तो शुरुआत में ये होगा या नहीं होगा? कैसा दिख रहा है तुझे? ये क्या है? ये गोला है, सर्किल है, रिंग है, डिस्क है, क्या है? स्फीयर है? पक्की बात है? घबरा मत, आराम से। क्यों घबरा रहा है यार? मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रहा हूं, या तुझे कोई और कुछ थोड़ी कह रहा है। बता कितना एरिया होगा उसका, बस खत्म बात। यही तो है, और क्या करना है तुझे? आराम से बता, बढ़िया बच्चा है तू। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा? प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर कैपिटल आर दे दिया तो वो इतना चालाक है कि स्मॉल आर नहीं देगा, और स्मॉल आर अगर आपको दे दिया तो वो कैपिटल आर नहीं देगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, बताओ वो छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं होगा? 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, खूब सारे सवाल सिखाए जाते हैं। एक्सरसाइज का नंबर भी बताऊं क्या? चल जाएगा काम? ठीक है। 13 है? 15वां है? 13 है? चलो 13 ही होगा, 15 आसपास ही है उसके। हो सकता है कि जब मैंने पढ़ा हो तब 15वां हो। हैं? 15 प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। असल में हमारे में तब मैथ्स में ही डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब भी आता था। चलिए बात सुनिए। वैसे अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखूं तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब एन टाइम्स होगा छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के, क्योंकि बड़ी ड्रॉप के अंदर से ही निकालकर हमने ये छोटी 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 ड्रॉप्स बनाई है या नहीं बनाई है? तो बड़ी ड्रॉप का, पूरी बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम निकालो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। अब ना तो तुम्हारे पास में इतना समय है कि तुम सारे वॉल्यूम लिख के लेकर आओगे और आंसर बनाओगे, ना मेरे पास में इतना समय है। मैंने कंसेप्ट लिख तो दिया है, मैं सीधा आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन बता रहा हूं। उसी रिलेशन को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन ये है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा बेटा, ये रिलेशन होगा आपके पास में। कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एन का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ, और स्मॉल आर का मतलब है छोटी ड्रॉप की रेडियस, और कैपिटल आर का मतलब है बड़ी ड्रॉप की रेडियस। तो इस पूरी कहानी से आपने क्या जाना ये बताइए। सबसे पहली बात तो आपने ये जानी, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों के लिए वो मैंने दूर कर दिया। टी यहाँ कहाँ यूज करना है और 2t कहाँ यूज करना है, बताओ ये क्लियर हो गया? टी कहाँ यूज करोगे और 2t, ये तो रटने की बात हो गई। और समझने वाली बात समझ लिया आपने? टी क्यों यूज कर रहे हैं और 2t क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है और बबल में कितने फ्री सरफेस है? 2। बबल में अंदर से भी काम होगा बाहर से भी काम होगा, इसलिए 2t यूज कर रहे हैं। ड्रॉप में सिर्फ बाहर से होगा, इसलिए t यूज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? और किसी भी ड्रॉप को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास में, T इंटू चेंज इन एरिया।
इंटू चेंज इन एरिया को कैसे लिखते हैं? डेल्टा ए से, और डेल्टा ए को क्या लिखेंगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। समझ गए? पक्की बात? नोट करना स्टार्ट करिए, चलिए। बातें नहीं भाई, बस